हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो तर्क चल रहा था। मैंने उसमें तर्क कहते किसे हैं, तर्क की परिभाषाएं नए नए जिन वैज्ञानिकों ने दी है अपने व्यूज़ में, उसकी परिभाषाएं, और अब मैं बताने वाली हूँ तर्क के प्रकार। तो चलिए देखते हैं तर्क के प्रकार। तर्क के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये होता है 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6। तो पहला क्या है? निदानात्मक तर्क। निदानात्मक क्या होता है? चलिए पहले देख लेते हैं। यह एक निश्चित नियम या सिद्धांत से संबंधित होता है। यह एक निश्चित नियम है, ये कोई नियम है जो या सिद्धांत से संबंधित है जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियम एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यानी कि यह एक कोई नियम है जिसके आधार पर हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, सोल्व करने के लिए हम एक अच्छी तरह उस पर सोचते हैं। एक तथ्य के आधार पर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं। निदानात्मक तर्क कहलाता है। इस ढंग का तर्क मानव एवं पशु दोनों के द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ होता है निदानात्मक। पहले हमें अपनी समस्या का पता होना चाहिए, और निदान का मिस होता है समाप्त करना, उस समस्या का निवारण करना। ठीक है, तो यह एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। ठीक है, किसी नियम के द्वारा समस्या का समाधान निकालना क्या कहलाता है? निदानात्मक कहलाता है। जैसे कहीं धुआं निकल रहा है ना, आपने देखा हो दूर से आपको कहीं धुआं दिखाई दे रहा है निकलता हुआ, तो आप क्या सोचोगे कि भाई जहां से धुआं निकल रहा है वहां आग भी जरूर होगी, है ना। कहोगे ना कि भाई जहां से धुआं निकल रहा है वहां आग भी जरूर होगी। तो यही क्या कहलाता है? यही एक तर्क वाक्य है कि पहले जहां से धुआं निकल रहा है हम अनुमान लगा रहे हैं वहां पर आग भी जरूर होगी, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो हम क्या सोचेंगे कि भाई ये क्या है? एक तर्क वाक्य है। तो नोट कर लो इसे। चलिए देखिए, दूसरा है आगमनात्मक तर्क। ठीक है, आगमनात्मक तर्क में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर रुकिए तुम। चलिए देखिए, आगमनात्मक तर्क ये क्या है? इसमें इस तर्क में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। ठीक है, जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाता। यानी कि जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक अनुमान लगाते हैं कि अगर हम इसमें ये जोड़ दें, ये चीज इंक्लूड कर दें तो हो सकता है हमारी समस्या का समाधान जल्दी हो जाए, है ना। तो जब तक हम वो चीज इंक्लूड नहीं करेंगे, अपनी तरफ से निष्कर्ष निकाल के अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे उन तथ्यों में, तो हमारी समस्या का समाधान जल्दी से नहीं होगा। ठीक है, तो वही क्या कह रहा था? आगमनात्मक तर्क। ठीक है, तो के अनुसार आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीजों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं हो सकते, है ना। तो चलिए नोट कर लो इसे। अच्छे से नोट्स करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे साथ के साथ। चलिए देखिए, आलोचनात्मक तर्क। ठीक है, तो ये क्या है? इस प्रकार के तर्कों के आधार पर छात्र विभिन्न प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यानी कि उनकी अच्छाई व बुराई वे समझ जाते हैं कि किसी चीज की समस्या का जो हल निकाल रहे हैं उसको हम किस तरह से
वो हमें बेनिफिट हो सकता है और किस तरह से उसमें हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यही तर्क क्या कहलाता है? आलोचनात्मक तर्क कहलाता है। इसका उदाहरण देती हूं मैं, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाने में बहुत ज्यादा संकोच करता है, वो स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाता, रोता है, झीकता है, फिर भी मम्मी पापा बच्चे को डांट के कैसे भी करके बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। वहां वो देखता है कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चों को एक टाइम खाना दिया जाता है ना, खेलने के अवसर दिए जाते हैं, जो शिक्षक है वो बच्चों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। जब व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर विद्यालय में बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है और विद्यालय जाना हमारे लिए क्या है? लाभदायक है ना। तो वो धीरे धीरे उसके गुण और अवगुण को, विद्यालय जाने के गुण और अवगुण को समझ जाते हैं। वही क्या कहलाता है? उसकी अच्छाई बुराई उन्हें पता चल जाती है। वही क्या कहलाता है? आलोचनात्मक कहलाता है। ठीक है, तर्क कहलाता है। अब है सादृश्यवाची तर्क। ये क्या होता है? अनेक अवसरों पर हम किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानते हैं। अनेक अवसरों पर हम किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानते हैं, उसके आधार पर हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे जो चंद्रशेखर आजाद हैं और सरदार भगत सिंह है, वो एक समान दोनों कौन है? दोनों कौन है? क्रांतिकारी हैं। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे इंसान के कैसे व्यक्तित्व का पता लगाना, ज्ञात करना, उसके व्यवहार का ज्ञान करना ही क्या कहलाता है? सादृश्यवाची तर्क कहलाता है। तो नोट कर लो इसे। अच्छे से नोट करेंगे इसे। चलिए देखिए, ये क्या है? अनौपचारिक तर्क। अनौपचारिक, जैसे कि आपको पता है, अनौपचारिक है, यानी कि अनौपचारिक होता है बिना उपचार किए हुए तर्क, यानी कि जिसका कोई उपचार ना हो वो हम सोच रहे हैं। ठीक है, अनौपचारिक तर्कों का प्रयोग सामान्य रूप से हम अनेक प्रकार से अपने दैनिक जीवन में, घर परिवार के वार्तालाप में करते हैं। इन तर्कों का कोई क्रमबद्ध रूप नहीं होता, इसलिए इनको उचित महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो अनौपचारिक तर्क है, ये जो तर्क करते हैं हम, ये घर परिवार में, दैनिक जीवन में नॉर्मली हम करते रहते हैं कि हाँ इस तरह से ये होगा, इस तरह से ये होगा, है ना। तो इसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये बातें सच्ची भी हो सकती हैं, क्योंकि समझो हम बैठकर ये भी बातें करते हैं कि जो भूत होता है, भाई भूत के 4 पैर होते हैं, है ना। हम ये भी तर्क करते हैं कि भूत कोई भी रूप धारण कर सकता है। अब हमने तो देखा नहीं, तो हमें क्या पता? हमने कभी उसके 4 पैर देखे हैं? नहीं देखे ना। या फिर हमने देखा है कि जो भूत रंग बदलता है या अपने तरह तरह के भेष में आ जाता है? नहीं देखा ना। और जो वो है मनुष्य को भी भूत कहते हैं, ऐसा कुछ सुना है, ऐसा कुछ देखा है क्या? हमने नहीं देखा ना। लेकिन हम अनौपचारिक रूप से हम तर्क करते हैं। तो ये सारे उदाहरण किसका है? अनौपचारिक तर्क का। तो चलिए देखिए, ये क्या है? औपचारिक तर्क। औपचारिक तर्क क्या होता है? औपचारिक होता है उपचार द्वारा किया गया जो तर्क होता है, वो क्या कहलाता है? औपचारिक तर्क। यानी कि जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तर्क वाक्यों के प्रयोग करते हैं, तब इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है ना। इस प्रकार के तर्क वाक्यों में एक दूसरे के से संबंध होते हैं, तथा ये किसी निश्चित उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। यानी कि जब कोई हमारे सामने समस्या आती है, उस समस्या को हल करने के लिए हम जो तर्क कई तरह के रास्ते अपनाते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, है ना। तो किसी निश्चित उद्देश्य की ओर हम एक अग्रसर हो जाते हैं, यानी कि हमें कोई निश्चित वो मिल जाता है कि हाँ इस तरीके से हम अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे गरुड़ासन, ये एक आसन है जिसके द्वारा ये करने से क्या होता है? रीढ़ की जो हड्डी होती है वो मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है
है ना। तो यही क्या कहलाता है, औपचारिक तर्क कहलाता है। जैसे ये जो सच होता है ना, यानी कि गरुड़ासन से रीढ़ की हड्डी सुदृढ़ होती है। ठीक है, तो चलिए आप अपना अच्छे से नोट्स बनाएंगे, साथ के साथ मेरे साथ साथ आप अच्छे से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। अपने साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, आपके रीट में भी काम आएंगे, सीटेट में भी, यूपीटेट में भी, हर क्षेत्र में आपके ये काम आएंगे। इसलिए साथ के साथ अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद।